हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स का सेट 2 पर। तो इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 को, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव था, उसे अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर चुके हैं। शायद आप लोग देख ही चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं, जो हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल में आपको फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा, जो कि इकोनॉमिक्स का जो पार्ट 1 था, अर्थात जो मॉडल सेट 1 था, उसका वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और आज हमारा सेट 2 है इकोनॉमिक्स का। इसमें भी हम लोग 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको बता दें, इनमें हम 40 सवाल को ही हल करेंगे, क्योंकि आपको पता है क्या आपका न्यू सिलेबस क्या है। ठीक है, अगर नहीं सिलेबस पता है तो कमेंट में बता देंगे, आपको हम सिलेबस बता देंगे। ऐसे तो आपको पता ही होगा क्या इकोनॉमिक्स का 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें आपको 50 बनाना है। लेकिन हम महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव लाए हैं, जिसमें 40 को आपको आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। आज का वीडियो हमारा इस सवाल से स्टार्टिंग होता है, क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय उत्पादन का, एक विशिष्ट फर्म का, इनमें से सभी। तो याद रखेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन जो है एक विशिष्ट फर्म का अध्ययन है। किस प्रकार का अध्ययन है व्यष्टि अर्थशास्त्र? तो यह एक विशिष्ट फर्म का अध्ययन है। ठीक है, और राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पादन आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो आ जाएगा आपका एक समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, लेक्चर में हमारा पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाके वहाँ हमारे चैनल पर आपका लेक्चर भी मिल जाएगा। 13 से 14 अध्याय तक उसमें पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ हमारा सवाल क्या है, क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है? अगर ये सवाल पूछा जाए तो इसका सिंपल सा आंसर होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है वह एक विशिष्ट फर्म का है। ठीक है, देखते हैं दूसरे सवाल को, क्या निम्न में से किसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व होता है? सिंपल सी बात है, निजी और सार्वजनिक दोनों है, तो यहाँ क्या हो रहा है, मिश्रण, अर्थात निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का जो मिश्रण होगा वो आपका सिंपल से मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। आप इसे 10th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल है हमारा, उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है। उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा किससे जुड़ी है, आपको ये पूछा जा रहा है सवाल में। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा किससे जुड़ी है? सैमुअल्सन से, मार्शल से, हिक्स से या रॉबिन से? अगर आपको उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा पूछी जाए तो आप डायरेक्ट वहाँ सैमुअल्सन को टिक आउट करके आएंगे। अर्थात सैमुअल्सन का जो उत्पादन संभावना वक्र की जो अवधारणा है वह आपका सैमुअल्सन से जुड़ा हुआ है। सैमुअल्सन क्या है? सैमुअल्सन आपका एक अर्थशास्त्री है। ठीक है, और इसी से आपका उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा क्या है, जुड़ी हुई है। ठीक है, निम्नलिखित में सेवा के उदाहरण हैं, इनमें से बताइए क्या सेवा के उदाहरण कौन हैं? चिकित्सक का कार्य, अध्यापक का कार्य, वकीलों का कार्य। तो सिंपल सी बातें हैं, इसमें इनमें से सभी है, क्योंकि सेवा के अंतर्गत आपका चिकित्सक का भी कार्य आएगा, अध्यापक का कार्य भी आएगा, वकील का भी कार्य आएगा। इसलिए इन सभी कार्य जो है आपका सेवा के अंतर्गत आता है। तो आपका करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए देखते हैं पाँचवें सवाल को। क्या पाँचवा सवाल आपको पूछा जाता है, क्या निम्नलिखित में से कौन आर्थिक वस्तु है? विच वन इज इकोनॉमिक्स गुड इन द फॉलोइंग? बताइएगा कौन आर्थिक वस्तु है, निम्न में से कौन आपका आर्थिक वस्तु है? तो आर्थिक से डायरेक्ट आप जानते हैं रुपया पैसा से संबंधित हो जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हवा जब आप लेते हैं, यानी हवा को जो आप प्रयोग करते हैं श्वास के रूप में, तो बताइए इनमें से आपको हवा के लिए किसी प्रकार की आर्थिक वस्तु की ज़रूरत होती है? नहीं होती है। सूर्य की रोशनी में भी आपको आर्थिक रूप से किसी प्रकार की जरूरी होती है? नहीं होती है। नदी का पानी में भी किसी भी प्रकार का आपको आर्थिक वस्तु की जरूरी नहीं होती है। अगर वहीं बात करें हम टेलीविज़न का, तो टेलीविज़न आप जब भी लेने जाइएगा तो आपको रुपया पैसा अर्थात संबंधित आ जाएगा, किससे? आर्थिक संबंधित आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, निम्नांकित में से कौन आर्थिक वस्तु है? तो टेलीविज़न आपका क्या है? आर्थिक वस्तु है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दुर्लभता की समस्या, यानी कि दुर्लभ असंभव की समस्या इसलिए है क्योंकि हमारे साधन क्या हैं? बताइए क्या है? तो आपको याद रखना चाहिए, हमारा साधन कैसा है? सीमित है। ठीक है, लेकिन हमारी मांग कैसी है? मांग कैसी है? तो असीमित है। मांग कैसी है हमारी? असीमित। तो सिंपल सी बात है, साधन सीमित है, तो साधन सीमित है लेकिन असीमित क्या हमारी मांग है। तो वही सवाल है हमारा, क्या दुर्लभता संबंध समस्या इसलिए है क्योंकि हमारे साधन क्या है? आपको तुरंत बताए, क्या हमारा जो साधन है वो कैसा है? तो सीमित साधन। हमारा कैसा साधन है?
सीमित साधन है। ठीक है, 7वां नंबर को देखिए, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। 7वां सवाल आपका है, क्या मूल आर्थिक समस्या का जो सामना करना पड़ेगा वह करना किसको पड़ेगा। तो मूल आर्थिक समस्या जो है, इनमें से तीनों अर्थव्यवस्था को इनका सामना करना पड़ता, इसलिए चौथा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सभी आर्थिक समस्याओं के कारण है। सभी आर्थिक समस्या का क्या कारण है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है, असीमित इच्छा, सीमित साधन, विभिन्नता, प्रधानता, या इनमें से सभी। असीमित इच्छा भी आपका क्या है, आर्थिक समस्या है। सीमित साधन है, वह भी आर्थिक समस्या है। विभिन्न प्रकार की जो प्रधानता है, लिमिटेड मीन्स जो हमारे पास है, वह भी क्या है, हमारी आर्थिक समस्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 9वां नंबर सवाल हमारा आता है, क्या निम्न में से कौन धन की विशेषता है। धन की विशेषता आपको पूछा जा रहा है। उपयोगिता धन की विशेषता है, या सीमितता, या विनिमय साध्यता, या इनमें से सभी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो उपयोगिता में भी धन की विशेषता होती है, सीमितता में भी धन की विशेषता है, विनिमय साध्यता में भी आपका धन की विशेषता है, अर्थात इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की समस्या क्या है, पूछा जा रहा है सवाल, अर्थव्यवस्था की समस्या क्या है। संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग, आर्थिक विकास, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो 10 नंबर में जो सवाल है, अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या क्या है, तो इनमें से आप इसे रख लेंगे, क्या इनमें से सभी, और इनमें से सभी ही इसका करेक्ट आंसर है। क्या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, संसाधन का आवंटन, आर्थिक समस्या, साधन का कुशलतम प्रयोग, इनका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 10 सवाल को कंप्लीट कर चुके हैं। 11वां सवाल है, क्या उत्पादन संभावना का वक्र का ढाल गिरता है। तो बताइए उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। तो सिंपल सा याद रखेंगे, उत्पादन संभावना का वक्र जो गिरता है आपका दाएं से बाएं गिरता है, अर्थात फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि उत्पादन संभावना का वक्र जो गिरेगा वह दाएं से बाएं गिरेगा। 12 नंबर सवाल है, एक देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। एक देश का जो है आर्थिक विकास निर्भर करता है पूंजी संसाधन, बाजार का आकार पर, प्राकृतिक खनिज पर, या इनमें से सभी। याद रखेंगे इनमें से सभी जो है आपका वही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आर्थिक विकास जो निर्भर करेगा वो पूंजी संसाधन पर भी करेगा, बाजार का आकार पर भी निर्भर करेगा, प्राकृतिक खनिज पर भी करेगा, अर्थात नेचुरल मीन्स पर भी आपका आर्थिक विकास निर्भर करेगा, अर्थात इसका इनमें से सभी करेक्ट आंसर है। देखते हैं 13 नंबर सवाल क्या है हमारा, क्या एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना, गला काट प्रतियोगिता, या नियंत्रण मुक्त व्यवस्था, या अधिकतम लोक कल्याण। तो आपको पता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकार के पास अर्थव्यवस्था का संपूर्ण जो मालिकाना होता है वह समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के पास होता है, उन्हीं के द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है। तो अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था में अगर सरकार के पास अगर वह अर्थव्यवस्था, सरकार के माध्यम से वह अर्थव्यवस्था संचालित होता है, तो वह क्या करेगा, अधिकतम लोक कल्याण पर ही ध्यान देगा, अर्थात हमारा 13 का जो करेक्ट आंसर होगा अधिकतम लोक कल्याण होगा। ठीक है, देखते हैं 14 नंबर सवाल को, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। 14 नंबर सवाल है आपका, उपभोक्ता व्यवहार उपभोक्ता व्यवहार पढ़ा जाता है। तो याद रखेंगे उपभोक्ता का व्यवहार जो पढ़ा जाएगा वह आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो कौन सा अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपका उपभोक्ता व्यवहार पढ़ा जाता है। 15 नंबर सवाल आता है, उपयोगिता की माप की जाती है। उपयोगिता जो है इसकी माप किसके द्वारा की जाती है, तो सिंपल सा उपयोगिता की माप आपका मुद्रा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा उपयोगिता की माप की जाती है, तो याद रखेंगे उपयोगिता की जो माप की जाती है वह मुद्रा द्वारा की जाती है। ठीक है, देखते हैं 16 नंबर सवाल क्या हमारा, क्या गोसेन का प्रथम नियम क्या है। तो बताइए क्या गोसेन का प्रथम नियम क्या है। तो याद रखेंगे गोसेन का जो प्रथम नियम है वह है आपका सम सीमांत उपयोगिता नियम। क्या है गोसेन का प्रथम नियम, तो सम सीमांत उपयोगिता नियम। 17 नंबर सवाल है, सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक हैं। सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो तुरंत ही आप देखिए क्या गोसेन का प्रथम नियम
कौन है? तो नियम क्या है? समसीमांत उपयोगिता नियम। तो समसीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादक कौन होगा? सिंपल से बातें, गोसेन ही इसका आपका क्या होगा? समसीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादक होगा। 18 नंबर मेरा सवाल है, समसीमांत सीमांत उपयोगिता की गणना हम करते हैं। पूछा जाता है 18 नंबर, क्या सीमांत उपयोगिता की गणना करते हैं? तो याद रखेंगे सीमांत उपयोगिता की जो गणना करते हैं डेल्टा टी यू बटे क्यू के माध्यम से, ठीक है, डेल्टा टी यू बटे डेल्टा क्यू के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? सीमांत उपयोगिता की गणना करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर सवाल को, क्या जब कुल उपयोगिता अधिकतम होता है तो सीमांत उपयोगिता MU होता है? सवाल आपका है, क्या जब कुल उपयोगिता यानी कि TU टोटल यूटिलिटी अधिकतम होता है तो सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी होता है? तो याद रखेंगे जब कुल उपयोगिता आपका अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता आपका ऋणात्मक होगा, ठीक है। याद रखेंगे जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता आपका ऋणात्मक होगा। 20 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? देखिए क्या सवाल है, TU तब तक उच्चतम होता है जब तक MU धनात्मक होता है। TU मतलब टोटल यूटिलिटी और MU मतलब धनात्मक यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। पूछता है TU जब अधिकतम होता है तो MU धनात्मक रहता है, जब TU तब उच्चतम होता है जब MU शून्य के बराबर होता है, TU तब गिरने लगता है जब MU ऋणात्मक होने लगता है। बताइए इनमें से आपका करेक्ट आंसर क्या है? तो उपयुक्त जो सभी है वह सभी आपका करेक्ट आंसर है 20 का, ठीक है। 21 नंबर सवाल है आपका, क्या भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो सिंपल से भारत में अगर पूछा जाए बैंक का बैंक कौन होगा, तो आपको पता है क्या भारत में जो सबसे बड़ा बैंक है आपका कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वही आपका क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक आपका क्या है? बैंकों का बैंक कहा जाता है। 22 नंबर सवाल आता है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, या एक और दो दोनों, या मूल्य का संचय? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य पूछा जाए तो दो ही होगा आपका, कि विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन, अर्थात तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग 23 नंबर सवाल को, क्या निम्नलिखित में कौन मुद्रा का द्वितीयक कार्य है? मूल्य का स्थानांतरण, मूल्य का संचय, एक और दो दोनों, इनमें से सभी। अगर मुद्रा का द्वितीयक कार्य पूछा जाए उसमें भी आपका दो ही है, मूल्य का स्थानांतरण और मूल्य का संचय। किस क्या क्या है? मूल्य का स्थानांतरण, मूल्य का संचय, दोनों आपका क्या है? मुद्रा का द्वितीयक कार्य है, अर्थात तीसरा जो है 1 और 2 दोनों करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। 24 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या मुद्रा कार्यों में सम्मिलित है? मुद्रा जो है कार्यों में सम्मिलित है, मूल्य निर्धारण में, मूल्य का संचय में, विनिमय का माध्यम में, उनमें से सभी। सिंपल सी बात है, मुद्रा जो सभी सम्मिलित होगा, मूल्य के निर्धारण में भी होगा, मूल्य का संचय में भी होगा, विनिमय का माध्यम में भी होगा। तो आप जान सकते हैं आंसर क्या होगा? तो इनमें से सभी अर्थात उपयुक्त सभी, ठीक है। 25 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचय, या मूल्य का स्थिरीकरण? याद रखेंगे मुद्रा का जो मूल्य का स्थिरीकरण जो है वह कार्य नहीं है। क्या है? मुद्रा का स्थिरीकरण का कार्य क्या है? नहीं है। आप लोग याद रखेंगे मुद्रा जो है मूल्य का स्थिरीकरण नहीं कर सकता है, यह इसका कार्य ही नहीं है। 26 नंबर सवाल आता है आपका, क्या भारत का सबसे बड़ा बैंक है? सिंपल सी बात आपको पता होगा, अगर भारत का सबसे बड़ा बैंक के बारे में आपको पूछा जाएगा तो कौन सा होगा? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, या आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या बैंक ऑफ इंडिया? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो आपको पता होगा भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक आपका क्या है? भारत का सबसे बड़ा बैंक। देखते हैं 27 नंबर सवाल को, क्या भारत में करेंसी नोट जारी करता है? सिंपल सी बात, आपका भारत में करेंसी नोट जो जारी करेगा वह भी आपका भारतीय रिजर्व बैंक ही करेगा। 28 नंबर सवाल उसी संबंधित, क्या भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपको पता होगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना
1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना? तो 1935 ईस्वी में, ठीक है। 29 नंबर सवाल है, मौद्रिक नीति संबंधित है। मौद्रिक नीति जो है आपका वो संबंधित किससे है? तो सिंपल सा लोकव्यय या कर या लोक ऋण या खुला बाजार नीति से याद रखेंगे। मौद्रिक नीति जो संबंधित है आपका खुला बाजार नीति से संबंधित है। किससे संबंधित है मौद्रिक नीति? तो खुला बाजार से आपका मौद्रिक नीति संबंधित है। 30 नंबर सवाल आता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो याद रखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपका वाणिज्यिक बैंक है। कैसा बैंक है? वाणिज्यिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक है, ठीक है। 31 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? तो आप इसे बुक में भी पढ़े होंगे। क्या MPC प्लस MPC MPS बराबर 1, यही आपका इनमें से सही आंसर है, ठीक है। 32 नंबर सवाल देखिए, APC प्लस APS बराबर क्या होगा? तो APC प्लस APS बराबर क्या होगा? अगर ये सवाल पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से एक होगा। क्या होगा? APC प्लस APS बराबर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर सवाल उसी प्रकार का है, MPC का मान क्या होता है? तो याद रखेंगे MPC का जो आपका मान होता है वह आपका 0 से अधिक होता है, 1 से कम होता है। कैसा होता है? MPC का मान 0 से अधिक और 1 से कम। 34 नंबर सवाल है, NNP अर्थात MP यानी कि मार्केट प्राइस पर क्या होगा? NNP जो है मार्केट प्राइस पर क्या होगा? तो याद रखेंगे GNP मार्केट प्राइस माइनस ह्रास। क्या होगा? NNP अगर MP यानी मार्केट प्राइस पर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा GNP मार्केट प्राइस माइनस ह्रास, ठीक है। GNP MP माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 1 है, यानी फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। 35 नंबर सवाल आता है उसी प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन एक सही है? निम्नलिखित में से कौन एक सही है? तो इनमें से आपका सही है K बराबर 1/MPS। क्या हो जाएगा? K बराबर 1/MPS इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर सवाल आता है, निम्न में से कौन एक सही है? तो निम्न में से कौन एक सही है? तो इनमें से आपका उपयुक्त सभी आपका सही है, ठीक है। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जो पिता है किसे कहा जाता है? सिंपल सवाल आपको पता होगा, अर्थशास्त्र का पिता आपका एडम स्मिथ को कहा जाता है। 38 नंबर सवाल आता है, निम्न में से कौन उत्पादक का घटक है? भूमि, पूंजी, श्रम, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा, उत्पादक का घटक उपयुक्त सभी, भूमि, पूंजी, श्रम सभी आपका काम आता है। तो 38 का चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल हमारा आता है, अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर बताइए इनमें से कौन है? आयकर, उपहार कर, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे प्रत्यक्ष कर आयकर भी है, उपहार कर ही भी है, तो दोनों मिलाकर आपका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। 40 नंबर और अंतिम सवाल, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर के बारे में पूछा जाए तो इनमें से आपका बिक्री कर जो है वही आपका अप्रत्यक्ष कर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 40 का 40 सवाल को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियो इसी प्रकार का हमारा लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, प्रश्न और ऑब्जेक्टिव सभी विषयों से संबंधित आते रहता है, कक्षा 12 से संबंधित। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर बस बताएं क्या वीडियो आपको कैसी लगी। और हमारे चैनल का रोज़ आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन वाले घंटी को प्रेस कर उसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि किसी भी प्रकार की वीडियो अपलोड करे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।